और महाराष्ट्र की हर सियासी हलचल इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। टीवी9 पर अजित पवार गुट के दूसरे बड़े चेहरे माने जा रहे प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने दावा किया है कि शिंदे सरकार को समर्थन देना पार्टी का फैसला था। विधायक चाहते थे कि शिंदे सरकार को समर्थन दें। वहीं विपक्षी एकता पर भी उन्होंने कहा है कि पटना में विपक्ष की बैठक में मतभेद था, एक कमरे में बैठने से कुछ नहीं होता। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल पटेल जी। प्रफुल्ल जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यह है कि मैं आपको एड्रेस कैसे करूं आज। प्रफुल्ल पटेल जी आगे क्या, और यही हमारे साथ एक बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, मैं प्रफुल्ल पटेल जी के आगे क्या लिखूं, प्लीज बताइए जरा। प्रफुल्ल पटेल, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द एनसीपी, दैट इज माय क्वालिफिकेशन जी। इसके अलावा और क्या मैं कहूं। लेकिन प्रफुल्ल जी, अब सवाल खड़ा यह होता है कि एक ट्वीट आया शरद पवार जी का, उसमें लिखा कि आई एज द नेशनल प्रेसिडेंट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हेयर बाय ऑर्डर रिमूवल ऑफ द नेम्स ऑफ श्री सुनील तटकरे एंड श्री प्रफुल्ल पटेल फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ एनसीपी पार्टी फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक स्टेटमेंट आपका, एक स्टेटमेंट ये। देखिए, मैं कुछ जहाँ तक शरद पवार जी का सवाल आएगा ना, मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा, ना मैं उत्तर दूंगा। ओके। बल्कि आज तो गुरु पूर्णिमा है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहे, यही मैं उनसे प्रार्थना करूँगा। और जहाँ तक उनके कोई भी एक्शंस हैं वो उसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो यहाँ पर निर्णय हुआ है एनसीपी का, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी के मेजॉरिटी के हमारे जो सदस्य हैं, पदाधिकारी कुछ हैं, कुछ एमएलएज हैं, मगर मेजॉरिटी ये हर वर्ग में हमारे साथ होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। ये पार्टी का फैसला है, मेरा या हमारा व्यक्तिगत फैसला नहीं है। अच्छा, यही प्रफुल्ल जी सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी किसके साथ है, या जो पार्टी को अपना बता रहे हैं वो पार्टी उनकी है या किसी और की है? इस पर आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, अभी मैंने आज देखा कि जयंत पाटिल ने 9 एमएलएज अजीत पवार के साथ जो शपथ लिए हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया है, या जो भी कुछ आप कह रहे हैं एक्शन वैक्शन लिया है पार्टी से। जयंत पाटिल वो तो प्रेसिडेंट, एडहॉक प्रेसिडेंट है, मेरी सिग्नेचर से उनको प्रेसिडेंट बनाया है, कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। महाराष्ट्र में इलेक्शन ही नहीं हुए, बहुत सालों साल तक इलेक्शन नहीं हुए हैं। अभी तो इलेक्शन की सो कॉल्ड प्रोसेस अभी चल रही है। अभी तो कुछ चंद डिस्ट्रिक्ट्स की इलेक्शन की प्रोसेस जारी हुई है। और उसके पहले जयंत पाटिल साहब अपने आप को मेरे लेटर पे, मैं तो कहूँगा कि वो एडहॉक प्रेसिडेंट है, क्योंकि 3 साल वो रहने के बाद 2022 में मैंने एज अ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मेरे सिग्नेचर से उनको प्रेसिडेंट, सारे देश की सभी स्टेट्स के जो भी जहाँ पर हमारी इकाइयाँ हैं उनके प्रेसिडेंट्स अपॉइंट किए थे। और वो प्रेसिडेंट्स अपॉइंटेड नहीं है इन द सेंस दे आर नॉट इलेक्टेड एंड नाइदर दे हैव एनी सैंक्टिटी, क्योंकि उसकी वजह है कि चुनाव की प्रक्रिया जब तक नहीं होती है तब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टी का है, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है, उसमें तो चुनाव के बाद ही आप अध्यक्ष बन सकते हो। तो इसलिए जो हमारे अजीत पवार साहब और 9 लोगों के ऊपर एक्शन ली गई है वही एब इनिशियो गलत है, इलीगल है। इसलिए जयंत पाटिल साहब किसी को निष्कासित करे, कोई व्हिप को वहाँ पर विधानसभा में, या लीडर, कल मैंने देखा कोई टीवी में कि वो कह रहे थे कि फलां आदमी हमारे पार्टी का लीडर होगा, विधानसभा में विरोधी पार्टी का लीडर होगा, दूसरे ओर व्हिप हमारी ये फलाना फला आदमी रहेगा। ये सब बातें कोई भी कानूनी तौर से ये जस्टिफाई नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव की प्रक्रिया का एक तरीका है और वो तरीका कहीं भी फॉलो हुआ नहीं है। ठीक है प्रफुल्ल जी, एक बात बताइए, अब मैं आपसे लेना चाहूंगा क्लैरिटी नंबर्स के ऊपर। आपके साथ अभी कितने नंबर्स हैं, क्या क्या आंकड़े हैं, व्हाट इज द कैलकुलेशन? भाई देखिए, जब तक नंबर नहीं होते तो कोई ऐसा एक्शन होता क्या जी? भरपूर मेजॉरिटी है, और भी लोग अभी आने वाले बाकी है। जो कुछ
एक दो लोग विदेश में, उन्होंने भी फ़ोन करके कह दिया है, बाकी भी लोग संपर्क कर रहे हैं। और इसलिए नंबर तो पूरा आंकड़ा पार हो चुका है। जो किसी भी तरह से आप सोचोगे कि नंबर की बात, तो बिल्कुल इसमें कोई आप मतलब प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। और केवल विधायकों का नंबर नहीं होता है, पार्टी के एक पूरी पार्टी होती है। पार्टी की प्रक्रिया में जो लोग शामिल होते हैं, जो पुराने जो पदाधिकारी, जो हालांकि वो भी, उनकी भी कोई लीगल पोजीशन नहीं बनती है, लेकिन हालांकि चलो एक पार्टी होती है। जयंत पाटिल एडॉक प्रेसिडेंट थे, तो एडॉक जितने भी ऑफिस बेरर्स है पार्टी के, वो सारे लोग कहीं भी किसी भी स्तर पे आप देखोगे तो इस निर्णय के साथ वो शामिल हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए क्या हुआ था कि हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी 2019 में। आपको तो और सबको मालूम है कि हमारी कोई प्राकृतिक ये अलायंस नहीं है महाविकास आघाड़ी। कांग्रेस और एनसीपी मिलके चुनाव लड़े थे, हम दोनों की मिलके 98 जगह थी। शिवसेना और बीजेपी बल्कि साथ में लड़े थे, उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 160-65 के ऊपर उनकी जगह चुनकर आई थी। और इन दोनों का सरकार बनने का प्रश्न ही नहीं था, बनती ही। उनमें आपस में विवाद हुआ, हमने सरकार में, चलो ठीक है, उस जिसको कहते हैं कि दो लोगों की लड़ाई में हमने साथ दे दिया और महाविकास आघाड़ी बन गई। लेकिन कोई हमारा प्राकृतिक अलायंस नहीं है, क्योंकि शिवसेना के साथ तो हमारा भी, जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना का 25 साल का अलायंस रहा है, हमारा भी तो 25 साल से शिवसेना और हमारा उनके साथ लड़ाई ही थी। बल्कि जहाँ तक विचारधारा की बात करते हैं तो एक प्रकार से देखा जाए तो शिवसेना की विचारधारा बीजेपी से भी ज़्यादा, एक प्रकार से जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में शब्द रेडिकल। तो ये हमने सरकार बनाई तो कोई हमारा कोई प्राकृतिक अलायंस नहीं था, फिर भी बनाई, चलो ठीक है, सरकार बन गई। सरकार गिरी जब एकनाथ शिंदे जी का, जब सूरत और गुवाहाटी में जो एमएलएज के साथ का उनका दौरा हो रहा था, तब हमारे सारे एमएलएज, एनसीपी के जो सारे एमएलएज थे, सारे मंत्री थे, मंत्रियों ने तो इवन एक लेटर बनाया शरद पवार जी के लिए, और सारे एमएलएज जाके शरद पवार जी को जाके मिलकर आए कि भाई आप हमको कैसे भी करके इस सरकार में हमको भी समावेश कर लीजिए, शामिल करवा दीजिए, ताकि हमारे डेवलपमेंट के काम हो, हमारे भी इस मतलब अलायंस में और जो सत्ता है उसमें हमारी भी साझेदारी हो। मैं ये नहीं कहूँगा कोई निर्णय हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन एमएलएस की मंशा की बात हो रही है। लेकिन क्या और इसलिए सारे लोगों ने, तब से ही मैं देख रहा हूँ। लेकिन देखिए, मेरा यहाँ पे दो सवाल होते हैं। पहला सवाल ये है कि आपने जो बताया उसके आधार पर क्या मैं ये आपसे पूछ सकता हूं कि आपके एमएलएज सत्ता में ही क्यों रहना चाहते हैं? मैं ये सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं जब फिर हमने शिवसेना के साथ अलायंस क्यों किया? हमको नहीं करना चाहिए था, हमारे को तो बहुमत था ही नहीं, हमने विरोध में बैठना था। फिर एक बात बताइए, हमने फिर सरकार क्यों बताई? बीजेपी के साथ भी आपकी आइडियोलॉजी, हर राजनीतिक पार्टी, हर नहीं, तो फिर शिवसेना के साथ कौन सी कर रही थी? ये बात नहीं है। देखिए, सत्ता के लिए ही वो सरकार बनी ना महाविकास आघाड़ी की, कि और कोई वजह से बनी? सत्ता के लिए बनी। और मैंने आपको ये भी कहा कि जब हमारी सरकार जो महाविकास आघाड़ी की जब नजर आ रही थी कि गिर रही है, तब भी हमारे विधायकों ने और हमारे जो मंत्री थे सारे, इंक्लूडिंग जयंत पाटिल साहब, ये सब लोगों ने कहा कि नहीं, किसी भी तरह से सरकार में, अगर अगली सरकार में हमारी हिस्सेदारी होती तो अच्छी बात होगी हमारे लिए। ठीक है। तो ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई फैसला हुआ, लेकिन मेरा ये कहना है कि मंशा तो सभी ने जताई ना। तब से ये प्रक्रिया एक प्रकार से किसी न किसी तरह से माध्यम से ये बात चर्चा में आते रही कि भाई हमको सरकार में जाने की कोशिश करना चाहिए। और आज वो कौन सी ताकत है या वो कौन सी जरूरत है जिसकी वजह से आपका बीजेपी के साथ या एकनाथ शिंदे की जो सरकार है उसके साथ ये अलायंस अब हो गया है? इसकी क्या वजह है, क्या जरूरत है? नहीं, वजह कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि हमारी पार्टी में, और दो बातें मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूं, दो बातें बहुत क्लियर है और मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत क्लियर है। पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ी बात कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
के नेतृत्व में जो देश की प्रगति हुई है और हो रही है और आगे भी होगी, और जिस तरह से उन्होंने अच्छा एक कुशल प्रशासन नेतृत्व जो देश को प्रदान किया है, आज देश में, देश के बाहर भारत की जो एक मतलब सम्मान की जो एक नज़रिए से देखा जाता है, और स्टेबल गवर्नमेंट, ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर जहाँ तक विपक्ष है, बिखरा हुआ है, बटा हुआ है, उस विपक्ष की भी जो परिस्थिति है, और मैं पटना गया था कुछ दिनों के पहले, वहाँ पर कई चीज़ों पे मतभेद हैं, और एक रूम में बैठ जाने से कोई ऑल्टरनेटिव पर्यायी सरकार और लोगों को बहुत खुशी होगी, ऐसी बात नहीं है। लोगों को भी ऐसा लगने वाला है कि भाई देखिए, हम आगे जिसको भी वोट देंगे, ये सरकार में मिलके बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये एक संग रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। इनकी अभी जैसे कई पार्टियों में, प्रफुल्ल जी आप ये बड़ी बात बताइए, कई मुद्दों पर आज भी कह रहे हैं कि दिल्ली के ऑर्डिनेंस पे कांग्रेस और आप में जो विपक्ष की बैठक हुई पटना में, क्या आप ये कह रहे हैं कि उसके अंदर भी बहुत जबरदस्त मतभेद हैं? क्या आप ये कह रहे हैं? ऑलरेडी वो तो नजर आ ही रहा है, आपने देखा नहीं क्या? दिल्ली के ऑर्डिनेंस पे कांग्रेस की व्यू एक अलग है, आपका पार्टी का अलग है। यूसीसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड में कई पार्टियों के अलग अलग मत आए हैं, अलग अलग विचार रख रहे हैं। तो ये देखिए, मेरा ये कहना है कि अलग अलग पार्टियों का अलग अलग चीज़ों पे अपना अपना दृष्टिकोण होता है, वो भी ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर राज्य की पार्टी का एक अलग अलग अपना काम करने का तरीका होता है, वो भी अच्छी बात है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। मगर जब आज देश की जब बात करोगे और सबको एक लाने की बात करोगे, तो ये कैसे संभव होने वाला है? किस तरह से इतनी सारी पार्टियां एक जगह पर आके मिलजुल कर लोगों का विश्वास जुटाने वाली है? पुराने बहुत अनुभव है ना, मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह जी आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बाद चंद्रशेखर जी आए, और देवेगौड़ा जी के बाद गुजराल साहब आए। कैसे लोगों को भरोसा बैठेगा? और जब भी कोलिशन गवर्नमेंट जब बनी, वाजपेयी जी ने भी बनाई और हमारी मनमोहन सिंह साहब सरकार में भी बनी जी, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट में कम से कम जो बड़ी पार्टी होती है, पहले बीजेपी थी या कांग्रेस बाद में थी, तो उन पार्टियों की कम से कम 150-200 जगह तो आती थी। ठीक है, तभी तो आजू बाजू में इर्द गिर्द में बाकी के 100 लोगों को आप अच्छी तरह से जोड़ सकते हो। प्रफुल्ल जी, 2 सवाल पूछते हैं, मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। पहला, क्या आप अपने पैक को एक साथ रख पाएंगे? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है वहां से काउंटर क्लेम हो रहा है कि नहीं, वो सब साथ नहीं है। क्या आपका पैक एक साथ है? जो आपकी टीम है वो एक साथ हडल्ड अप है? भाई देखिए, मैं पैक की बात, ये पैक कहाँ से आ गया? ये कोई फैक्शन थोड़ी है। मैं तो ये चाहूँगा, और मैं तो अभी भी मेरी तो पर्सनल कोशिश ये भी रहेगी कि सब एक साथ रहे ना भाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक पूरा परिवार है, शरद पवार जी के नेतृत्व में सब लोग मिलजुल कर सब यही निर्णय को आगे बढ़ाने का काम करें। आखिर शरद पवार जी के और सबके एक दूसरे के साथ हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारा भी तो कहीं एक उनके साथ जुड़ाव है, लगाव है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा घर बिखरे, हम भी चाहेंगे कि हमारा घर एक खुशहाली का घर जो अभी तक हुआ है, इस निर्णय का स्वागत करें। लेकिन जो अभी तक हुआ है, क्या आपको लगता है कि उसके बाद जो दूरियां हैं वो कम हो पाएंगी? क्योंकि इतने स्ट्रांग फैसले लिए जा चुके हैं उस तरफ से। भाई देखिए, सब संभावनाएं होती हैं, कई संभावनाएं पिछले राजनीति में आपने भी देखी होगी, कई उथल पुथल होती है, कई संभावनाएं जो असंभव बात होती है संभव हो जाती है। ये भी हो सकता है, क्यों नहीं? अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, उसके पहले हम आगे की सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं कि ऐसी बात होगी, वैसी बात होगी। मुझे नहीं लगता है। प्रफुल्ल जी, लगता है कि अभी भी हम कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करना चाहिए। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं संभावनाओं को लेकर, और ये काफी खबर चल रही है, इसलिए मैं आपसे पूछना जरूरी है। क्या ये भी संभावना है राजनीति में कि प्रफुल्ल जी को कैबिनेट रिशफल में दिल्ली में जगह मिल जाए? ऐसी खबरें चल रही हैं। ये प्रश्न का मैं इतना ही उत्तर दूंगा कि ना हमने कोई इस बारे में बात की है, ना मांग रखी है, ना कोई मैंने सोचा है। अब हम, एक बात है कि आज एनडीए के एक पार्ट बन गए हैं, तो एनडीए के पार्ट हम हमेशा, हमारी जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसको निभाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे कोई इस बारे में ये नहीं मालूम है, न मांगा है, न बोला है, इसलिए कुछ अपेक्षा भी है कि हमारी
कोई दिल्ली के मंत्रिमंडल में स्थान रहेगा। मुझे आपकी वो लाइन बहुत अच्छी लगी जिसमें आपने कहा कि मैं शरद पवार जी के लिए कुछ नहीं भूलूंगा, वो मेरे गुरु हैं और गुरु पूर्णिमा का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।